हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टॉपिक चालू कर रहे हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। बेसिकली ये टॉपिक जो है वो टोटली थियोरेटिकल बेस्ड है और कंसेप्चुअल है। मतलब आपको समझना है कि जो स्पेसिफिक हीट होता है वो क्या होता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा हीट कैपेसिटी क्या होती है। किसी भी चीज को जब आप गर्म करते हैं, तो जब किसी भी चीज को आप जब गर्म करेंगे मतलब कि उसको कुछ हीट दे रहे हैं, और जो हीट होता है वो एक एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी चीज को, चाहे कुछ भी हो, जैसे कि पानी हो गया या फिर आयरन हो गया या कॉपर हो गया, या पानी जब हम गर्म करते हैं तो स्टील का बर्तन हो गया, उसको भी आप गर्म करते हैं। तो ऐसा कोई भी चीज जिसको आप हीट मतलब हीट एनर्जी देंगे, तो होगा क्या, होगा ये कि हर चीज अपने हिसाब से टाइम लेता है गर्म होने के लिए। गर्म होने का मतलब क्या है, टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। टेम्परेचर का चेंज का मतलब क्या है, हीट मतलब कि एनर्जी। एनर्जी मतलब कि जो एनर्जी वो अब्जॉर्ब कर रहा है या फिर वो जो एनर्जी वो रिलीज कर रहा है। ये ऐसा कुछ भी हो सकता है दोनों में से। अगर आप हीट देंगे उसको तो वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और अगर आप सामने समझ लीजिए कि आप कुछ ठंडा चीज उसके बाजू में रख देते हैं जो कि आपका मटेरियल से ठंडा हो, ठीक है, तो वो आपका हीट को क्या करेगा, अब्जॉर्ब के जगह में रिलीज करेगा। इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि हीट जो एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी कहाँ आया, हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, हीट कैपेसिटी का मतलब ये हो गया कि कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज को जब आप हीट एनर्जी देंगे तो उतना हीट एनर्जी नहीं जो आप दे रहे हैं, वो हीट एनर्जी जो वो अब्जॉर्ब कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो इसके लिए दो चार एक्सपेरिमेंट आप करके देखेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या करना है इसके लिए, ठीक है। देखिए, तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको एक थर्मामीटर लगेगा, और अगर आपके उसमें इलेक्ट्रॉनिक वाला मीटर है तो वो भी चलेगा, और एक आपको टाइमर की जरूरत पड़ेगी। तो आप मोबाइल से ही टाइमर का यूज कर सकते हैं। तो करना क्या क्या है, देखिए, आप एक कंटेनर लीजिए, उस पर कुछ पानी ले लीजिएगा। मान लीजिए कि 5 लीटर का आपने पानी ले लिया, ठीक है। और 5 लीटर का पानी के बाद इसको आप नीचे से हीट करना चालू करिए, और थर्मामीटर को यहाँ डुबा के रखिएगा हल्का, ठीक है। और चेक करिए, मान लीजिए कि 5 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया, 5 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया। तो 5 डिग्री सेल्सियस का जो चेंज आया है उसका टाइम नोट कर लीजिए। क्या करना है, उसका टाइम नोट कर लीजिए, स्टॉप वॉच, ठीक है। तो यहां पर आपने पानी लिया, सेकेंड बार में क्या करिएगा, ये 5 लीटर की जगह में आप इसको आधा कर लीजिए, मान लीजिए कि 2.5 लीटर कर लीजिए इसको, ठीक है। और उसके बाद में फिर से आप हीट देना चालू करिए। सेम हीट की जो कैपेसिटी देने की होगी उसको चेंज नहीं करिएगा। फिर से थर्मोमीटर रखिए और फिर से आप 5 डिग्री सेल्सियस तक का चेंज देखिए कि वो 5 डिग्री सेल्सियस जो चेंज हो रहा है वो कितने समय में हो रहा है, कितने समय में हो रहा है, मतलब डेल्टी टाइम पे जो हो रहा है उसको चेक करिए। उसके बाद में क्या करिए, फिर मटेरियल को चेंज करिए, मतलब पानी की जगह ऑयल रख दीजिए, ठीक है। ऑयल भी थोड़ा बहुत ज्यादा मत लीजिएगा, मान लीजिए आधा लीटर आपने ले लिया, हाफ लीटर ले लिया। और इसको भी आप टेम्परेचर को चेक करिए थर्मोमीटर से 5 डिग्री सेल्सियस तक का, और इसके भी टाइम को नोट कर लीजिए। तो होगा क्या, होगा ये कि अलग अलग मटेरियल का जो कैपेसिटी होगा हीट को ऑब्जर्व करने का वो आपको अलग अलग मिलेगा। पहला, तो सबसे पहले अगर सेम मटेरियल देखिए, 5 लीटर यहां भी है, 5 लीटर यहां भी है, ठीक है। तो इस 5 लीटर का अगर आप 5 डिग्री सेल्सियस का राइज करना चाहते हैं विथ सर्टन टाइम पे, ठीक है, हीट कैपेसिटी जो यहां से हीट दे रहे हैं उसको आपको कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो आपने मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, 5 डिग्री सेल्सियस को अपग्रेड होने के लिए मान लीजिए 15 सेकेंड लगा होगा, एग्जाम्पल मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर 5 लीटर को 5 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए 15 सेकेंड लगा होगा, तो इसके वॉल्यूम को अगर मैं कम कर दूं, ठीक है, मान लीजिए कि आधा मैंने कर दिया है, ठीक है। और जो मटेरियल मतलब जो लिक्विड लिया जा रहा है वो सेम लिया जा रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा।
तो अगर आधा कर दिया जाए तो टाइम 5 डिग्री सेल्सियस तक होने के लिए, राइज करने के लिए अगर इसको 15 सेकंड लग रहा है तो इसको जस्ट 7.5 सेकंड ही लगेगा, जस्ट आधा लगेगा। तो इससे एक चीज पता चला कि अगर मास को अगर कम कर दिया जाए तो समय भी कम लगता है, और अगर मास को ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो समय भी ज्यादा लगता है, पहला। ठीक है। दूसरा चीज, अगर इस मटेरियल की क्वांटिटी, मटेरियल को ही चेंज कर दिया जाए, मान लीजिए कि ऑयल ले लेते हैं, अब ये ऑयल का जो कैपेसिटी है वो अलग हो सकता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जितना टाइम इसने लिया, मान लीजिए ऐसा कर लीजिए कि अगर पानी आपने 1 लीटर लिया और एक कंटेनर में, दूसरे कंटेनर में ऑयल ले लिया आपने, एग्जांपल 1 लीटर वाटर और 1 लीटर ऑयल, और दोनों को गर्म करिए, सेम आपके पास चूल्हा होगा, सेम उस पे हीट को कॉन्सेंट्रेट करके गर्म करना चालू करिए और चेक करिए कि 5 डिग्री सेल्सियस जो है, या फिर इस पे भी चेक कर सकते हैं 5 डिग्री सेल्सियस जो है। ठीक है। और टाइमर वॉच चालू करिए, दोनों को एक साथ गर्म करने चालू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इसमें आपको शायद 2 लोग की हेल्प लग सकती है, और चाहे तो आप इसको सेपरेट करके भी देख सकते हैं। एक साथ देना चाहते हैं तो आपको 2 चूल्हे लगेगा या फिर ऐसा कुछ लगेगा जिस पे आप हीट दे रहे हैं। ठीक है। चाहें तो आप इसके लिए इंडक्शन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंडक्शन में जो टेम्परेचर है, जो स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया जाता है यहां से, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है। तो आप गैस का यूज भी कर सकते हैं। तो इन दोनों को 5 डिग्री का राइज होने दीजिए, और जो हीट दे रहे हैं इन दोनों को वो भी सेम रखिए। तो आपको एक चीज दिखाई देगा, अगर आप टाइम नोट करेंगे, ठीक है, इसका जो टाइम नोट करेंगे अगर आप, ठीक है, तो इसका टाइम आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। मान लीजिए अगर ये 10 सेकंड ले रहा है 5 डिग्री राइज होने में, तो जो ऑयल है मेरे अंदाज से आपको 6 to 5 सेकंड में ही ये गर्म हो जाएगा। मतलब कि जो पानी है, ठीक है, जो वाटर है वो ज्यादा समय लेता है एज कंपेयर टू ऑयल के मुकाबले। तो अगर आप ऑयल देखेंगे, एडिबल ऑयल जिसको बोलते हैं हम लोग, जो ऑयल नॉर्मली खाते हैं, ठीक है, तो उसका स्पेसिफिक जो हीट है, स्पेसिफिक हीट जो है उसकी वैल्यू आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा। तो मुझे पानी का याद है अराउंड 4186 के आसपास में इसकी वैल्यू है, और एडिबल ऑयल का जो वैल्यू है अराउंड 2000 समथिंग कुछ है, एग्जैक्टली नहीं मुझे मालूम है। ठीक है, 2000 के आसपास है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये पानी है, जो वाटर है, ठीक है, ये इतना एनर्जी लेगा अपने आप को डिग्री को चेंज करने के लिए, मतलब अपने टेम्परेचर को राइज करने के लिए। और ऑयल जो है वो इतना हीट लेगा या हीट एनर्जी लेगा अपने टेम्परेचर को राइज करने के लिए। तो एक फॉर्मूला हमें यहां पास में मिलता है। क्या मिलता है देखिए, तो सबसे पहले हीट कैपेसिटी का एक फॉर्मूला मिलता है। तो हीट कैपेसिटी के लिए आप इसको कैपिटल एस ले सकते हैं, ठीक है, और फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, डेल क्यू अपॉन डेल टी। तो डेल क्यू क्या है, डेल क्यू हमारा है हीट एनर्जी या फिर एनर्जी, जो हीट एनर्जी हम किसी भी सब्सटेंस या किसी भी चीज को दिया जा रहा है, तो वो जो हीट जो ऑब्जर्व कर रहा है, पहले उसके पास जितना था वो नहीं, जो हीट को वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, और ये टाइम, चेंज इन टाइम, जो उसका प्रेजेंट टाइम था, चेंज इन टेम्परेचर, माय मिस्टेक, चेंज इन टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है, कितना हीट एनर्जी दिया जा रहा है या फिर कितना एनर्जी को वो ऑब्जर्व कर रहा है, और ये आपका आएगा चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो दोनों को आपको चेक करना पड़ेगा, तो वो बताता है आपका हीट कैपेसिटी। ओके है, ठीक। अब यहां पास में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहां पास में आया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आपको स्पेसिफिकली बताना है कि कितना होगा, तो उसके लिए ये जो मास है उसे कांस्टेंट रख दिया जाता है। तो अगर इसी फॉर्मूले को अगर आप क्या करें, पर यूनिट के हिसाब से निकालें, मतलब एक यूनिट निकाल लेते हैं, इतना मास, मतलब कि 1 kg का मास मान लीजिए,
वैसे तो लीटर में लिया जाता है पर हम केजी के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। तो अगर वाटर को तौला जाए और उसे 1 kg रख दिया जाए, वैसे ही ऑयल को भी 1 kg के फॉर्म में अगर ले लिया जाए, ठीक है, तो उस पे जो टेम्परेचर में जो चेंज आएगा, तो हम यूनिट के हिसाब से अगर बात करेंगे तो ये जो फॉर्मूला है ये स्पेसिफिक हीट पे चेंज हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और फॉर्मूला निकल के आएगा स्मॉल एस इक्वल टू 1/m del Q अपॉन del T। तो del Q हीट एनर्जी आपको मिल गया, चेंज इन हीट एनर्जी, del T आपका चेंज इन टेम्परेचर हो गया। m क्या है? m है आपका यूनिट मास, यूनिट मास, ठीक है। तो कितना भी वो यूनिट मास हो सकता है, मतलब 1 यूनिट मास जो बोला जाता है आपको, तो जो फॉर्मूला है इसका जो यूनिट निकल के आता है, ऐसा यूनिट वो कैसे निकल के आएगा, ये एनर्जी है, हीट एनर्जी, तो ये जूल में ले लीजिए, मास नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो केजी पर माइनस, और ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर को केल्विन से लेना है आपको, तो 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ सब के सब ऐसा यूनिट में लेंगे हम लोग, ठीक है। और ये आपका स्पेसिफिक हीट का यूनिट आ जाता है। इस यूनिट को आपको देख के समझ में आएगा कि 1 kg का पानी लिया जाए, 1 डिग्री केल्विन में चेंज होने में इतना जूल ऑफ एनर्जी खर्चा हो जाता है, मतलब इतना जूल एनर्जी वो ऑब्जर्व कर लेता होगा, तो इसी को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। इसी को अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल में चेक करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, तो बस ये नाम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जगह हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या हो जाएगा वो? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो करना क्या है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो यूनिट है, ठीक है, 1 kg की जगह 1 मोल ले लेते हैं हम लोग, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, स्मॉल एस इक्वल टू 1/μ del Q अपॉन del T। टेम्परेचर की एनर्जी को सेम रखना है, टेम्परेचर को भी सेम del T के लिए रहेंगे, बस ये जो यूनिट है मास केजी की जगह आपको क्या कर लेना है, मोल रख लेना। मोल को हम लोग म्यू से डिनोट करेंगे, ये मोल है, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट बनेगा जूल, मोल बस ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा मोल टू द पावर -1, और टेम्परेचर में जो चेंज आया तो केल्विन में लिया जाएगा तो केल्विन को -1, तो ये बन जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसको मास पे लिया जाएगा, ठीक है, मतलब कि आपका केजी के फॉर्म में लिया जाएगा, तो इसीलिए इसको यूनिट मास और केजी के फॉर्म में लिया जाता है ऐसे यूनिट में। और अगर आप मोलर के फॉर्म में अगर जाएंगे तो वो मोल के फॉर्म में आपको यूनिट देगा। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, मॉलिक्यूलर लेवल की बात है और आपका मास लेवल की बात है, ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो हीट कैपेसिटी क्या है फिर? तो हीट कैपेसिटी का मतलब सिंपल सा है कि कितना हीट वो ऑब्जर्व कर सकता है अपने फॉर्म को, मतलब अपने टेम्परेचर को राइज करने के लिए, सिंपल सी बात है एकदम, ठीक है। तो हर मटेरियल का हीट कैपेसिटी अलग अलग होता है, ठीक है, ठीक। अब यहां पास में एक और चीज आता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें 2 फॉर्म आते हैं। पहला कि जब टेम्परेचर में राइज होगा, ठीक है, इतना एनर्जी देने के बाद, तो उसमें हम लोग 2 चीज लेते हैं। पहला होता है कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इसको समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा ही है। अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रख देते हैं, मान लीजिए क्या करेंगे आप, प्रेशर को आप कांस्टेंट रख देते हैं और वॉल्यूम को चेंज होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रख देते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो निकल के आएगा CP, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। और इसको कांस्टेंट प्रेशर को मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट के फॉर्म में लिखा जाता है। इसके आप काफी सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपका टायर है, फिर इसका मैक्सिमम यूज आपको कांस्टेंट प्रेशर का गाड़ी के इंजन में आपको मिलेगा, ठीक है। इस टाइप से काफी सारी चीजें इसको आपको मिल सकती है इसमें, कांस्टेंट प्रेशर। फिर उसके बाद एक और आता है कि अगर कोई आप डिवाइस लें, ठीक है, देखिए ये अगर ऊपर से ओपन है तो इसका टेम्परेचर जो है जब राइज होगा तो ये एटमॉस्फेयर से, आजू बाजू का एटमॉस्फेयर से ये क्या करेगा, फिर से अपने आप को इक्विलिब्रियम में कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए आप किसी चीज को अगर ढक देते हैं, मान लीजिए कि प्रेशर कुकर है,
प्रेशर कुकर का जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, मान लीजिए उसे हम CV के फॉर्म से लेते हैं। इन दोनों के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा, ये दोनों टॉपिक आपको थर्मोडायनेमिक्स में और अच्छे से समझाया जाएगा, जो कि एडियाबेटिक और आइसोथर्मल का एक टॉपिक होता है, उसमें बहुत डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा मत सोचिएगा, सिर्फ आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि स्पेसिफिक हीट कैसे वर्क करता है मोलर में। ठीक है, तो ये CV क्या है? CV है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मान लीजिए आपके पास प्रेशर कुकर है और आप ये बात जानते होंगे कि अगर आप कोई बर्तन लीजिए और उसको हीट करिए, उसमें कोई भी चीज़ को खाना वाना बना रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी दाल चढ़ा रहे हैं, तो होता क्या है कि अगर आप ऊपर से अगर वो ओपन है और कंटिन्यूसली आप इसको हीट दे रहे हैं, तो इसको मान लीजिए कि ये आपका कुछ पका रहे हैं, आप यहाँ पर कंटिन्यूसली हीट दे रहे हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर इस हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, बार बार इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने की कोशिश कर रहा है। तो होगा क्या कि ये जो टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है उसको समय लगेगा, और अगर टेम्परेचर को चेंज होने में समय लगेगा तो इसके अंदर में जो भी चीज है, जो भी फूड है, उसके टेम्परेचर को राइज करने में भी समय लगेगा, क्योंकि जो फूड होता है वो भी क्या करता है, हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और अपनी कंडीशन को या फिजिकल चेंज लाता है अपने अंदर में। यही होता है। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम कर दूं, मतलब प्रेशर कुकर ले लूं और प्रेशर कुकर का वॉल्यूम को मैं फिक्स कर दूं और उसको कंटिन्यूसली हीट दे रहा हूं और वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए, वॉल्यूम में अगर चेंज नहीं आएगा तो प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा कंटिन्यूसली, और प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि जो भी हीट दे रहा हूं वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं चेंज कंटिन्यूसली हीट एनर्जी दे रहा हूं और उसका जो हीट एनर्जी दे रहा हूं उसको वो पूरा का पूरा ऑब्जर्व करता जाता है, या फिर मैक्सिमम पार्ट जो है वो ऑब्जर्व करता जा रहा है और उसमें वेस्टेज नहीं आ रहा है, तो प्रेशर में इंक्रीज होगा, प्रेशर में इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर राइज होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा राइज हो जाएगा उसके कारण। और जो भी फूड हमारा मान लीजिए कि ये 10 मिनट में पक रहा था तो वो 5 मिनट में ही पक सकता है या फिर 2 मिनट में ही पक सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो टेम्परेचर यहाँ पास में देख रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम का फायदा कितना ज़्यादा मिला, और यही फायदा हमको प्रेशर कुकर में दिखाई देता है। और जब हम दाल को बनाते हैं या फिर भात बनाते हैं, चावल जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ बोलते हैं। तो पॉइंट यह है कि किस टाइप से हम लोग का फिजिक्स जो है हमारे होम में भी यूज होता है। तो ये होम फिजिक्स के जैसा समझ सकते हैं आप कि फिजिक्स का यूज हम अपने घर में किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, ज़्यादा मत सोचिएगा इसके बारे में। ठीक है, ये एक्चुअल में मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट का ही एक पार्ट है, बस प्रेशर को कांस्टेंट रखिएगा एक जगह में और एक जगह में वॉल्यूम को आपको कांस्टेंट रखना है। इसके बारे में हम लोग थर्मोडायनामिक्स का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको अब ये चीजें समझ में आ रही होंगी अब हल्का हल्का। तो बहुत ज्यादा एकदम कुछ नहीं है खास, बस हीट कैपेसिटी को आप याद रखिए कि हर सब्सटेंस का हीट को जो कैपेसिटी मतलब जो ऑब्जर्व करने की ताकत है वो अलग अलग होती है। तो जितना ऑब्जर्व करेगा उसके हिसाब से वो मटेरियल बिहेव करेगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हमको नॉर्मल अपने नेचर में भी दिखाई देता है कि जो समुद्र में अगर आप कभी गए होंगे, ठीक है, तो समुद्र के पास अगर आप खड़े होते हैं तो जो हवा है, ठीक है, एयर का जो फ्लो है, विंड का जो फ्लो है, दिन के समय आपका जो विंड का जो फ्लो है वो लैंड से सी की तरफ जाता है, और रात होता है जब तो सी से लैंड की तरफ आता है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है कि होता क्या है, जो लैंड है हमारा, जो सैंड है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी गर्म होता है, तो मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है ड्यू टू द स्पेसिफिक हीट के कारण। तो टेम्परेचर राइज बहुत जल्दी हो जाता है, और जो वाटर है उसको हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए अपने टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, तो वो उतना चेंज नहीं हो पाता है एज कंपेयर टू लैंड का मुकाबले। अब देखिए दोनों में जो है वो टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है। अब जब टेम्परेचर का डिफरेंस आता है तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि जो हीट एनर्जी है, जो एनर्जी है वो हमेशा हायर टू लोअर की तरफ फ्लो होती है। तो वो क्या होता है, आजू बाजू के जितने भी हमारे एयर के जो पार्टिकल्स हैं उसको एनर्जी देता है और बोलता है कि आप अपने फ्लो को चेंज करिए। किधर चेंज करेगा? हायर टू लोअर की तरफ। तो लैंड से समुद्र की तरफ में उसका हवा फ्लो होना चालू हो जाता है ड्यू टू द हीट एनर्जी के कारण। ठीक है, और रात को क्या होता है कि अगर ये हीट एनर्जी इतना ले रहा है तो ठंडा होने में भी समय लगेगा, और जो लैंड है, जो सैंड हमारा है, ठीक है, वो ठंडा भी जल्दी हो जाता है। अगर हीट को जल्दी ऑब्जर्व कर रहा है मतलब उसका जो मॉलिक्यूलर लेवल है वो जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। अगर कोई चीज जल्दी गर्म होती है तो ठंडा भी उतनी जल्दी होगी। कोई चीज अगर टाइम ले रहा है गर्म होने में तो ठंडा होने में भी वो उतना ही समय लेगा। ठीक है, इसका याद रखिएगा। तो अगर पानी गर्म होने में समय ले रहा है तो ठंडा होने में भी समय लगेगा,
और रात को क्या होगा कि पानी थोड़ा सा गर्म मिलेगा आपको एज कंपेयर टू लैंड के मुकाबले। तो टेम्परेचर का फिर से चेंज आ गया। टेम्परेचर का फिर से चेंज आने के कारण होगा क्या, जो विंड का फ्लो है वो चेंज हो जाएगा। विंड का फ्लो अब क्या होगा, विंड का फ्लो आपका समुद्र की तरफ से लैंड की तरफ आपको दिखाई हल्का हल्का मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है एकदम कंसेप्ट ये। तो आई होप आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। एक चीज का बस याद रखिएगा, जो जितना हीट एनर्जी टाइम जितना भी ज्यादा लेगा, तो जो ज्यादा टाइम लेगा वो ठंडा होने में भी, मतलब अपने फिर से नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए, नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए वो उतना ही समय लेगा। इसीलिए मैं बोला था आपको कि वो ऑब्जर्व करने में भी जितना समय लेगा उतना ही रिलीज करने में भी समय लेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैपिलरीज के ऊपर में रहेगा। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि जो कैपिलरीज है वो क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, ठीक है। और इस टॉपिक पे अगर कोई डाउट आपको लग रहा है और भी ऐसा कुछ अगर लग रहा है कि मैंने आपको नहीं बताया है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं, या फिर आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक डाउट हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, आपको लगता है कि इसको और भी लोग देखना चाहेंगे और इस नॉलेज को शेयर करना चाहेंगे आप, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।